गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी बीपीसीसी 111 की यूनिट 7 बौद्धिक आसक्ति और विशिष्ट अधिगम विकार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भी फटाक से वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो बौद्धिक आसक्ति परिभाषा जगदीश की माँ मनोवैज्ञानिक से संपर्क किया क्योंकि जगदीश को स्कूली शिक्षा में बाधाएं आ रही थी। जगदीश की उम्र 17 वर्ष थी। वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित था और उसे दिलकश और कभी कभी शरारती बताया जाता है। बचपन से लेकर अब तक एक जगदीश आईक्यू प्रकारों से संबंधित करीब 40-50 परीक्षण से गुजर चुका था, जिसमें उसके मध्यम बौद्धिक आसक्ति की श्रेणी में रखा गया। स्कूल में जगदीश विशेष समस्या वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाओं में भाग लेता था। जगदीश को सामान्य कक्षाओं में ही पढ़ाया गया था, परंतु उसे दूसरी कक्षा से आगे उत्तीर्ण नहीं हो पाया, जिसके बाद उसके शैक्षणिक शिक्षकों ने उसे विशेष कक्षाओं में शामिल कर दिया। इस तरह परिभाषा के 3 मुख्य पहलू है। परिभाषा कहाँ है? यह किसी भी अन्य मानसिक विकार की तुलना में ये बौद्धिक आसक्ति को बौद्धिक विकासात्मक विकार के रूप में जाना जाता है, जिसे तर्कसंगतता, समस्या समाधान, नियोजन, अमूर्त सोच, निर्णय, शैक्षणिक अधिगम और अनुभव से सीखने जैसी सामान्य मानसिक क्षमताओं में औसत से कम प्रकार, जिसकी शुरुआत 18 वर्ष से पहले होती है और पीड़ित व्यक्तियों में अनुकूली प्रकारों का अभाव होता है, के रूप में परिभाषित की जाती है। इसके 3 मुख्य पहलू होते हैं। औसत से कम बौद्धिक क्षमता, अर्थात पीड़ित व्यक्ति की औसत बुद्धि IQ 70 से कम हो। अनुकूली व्यवहार और दांत ब्रश करना, स्नान करना, कंघी करना आदि जैसे दैनिक जीवन का कौशलों का अभाव ना आता हो। उसमें हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए जरूरी व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल नहीं होना। और तीसरा है यह विकासात्मक अवधि के भीतर, अर्थात आयु वर्ष से 18 वर्ष से पहले होना। मतलब वो कार्य जिसमें वो सब कोई इजीली कर रहे हो, वो उन चीज़ों को ना कर पाता हो। खाना खाने में समस्या, स्नान करने में, स्वयं को तैयार करने में, जूते की लेस बांधना ना आता हो, टाई लगाना ना आता हो, और बेल्ट को किसी भी क्या बोलते हैं उसको यार, होल होल तो नहीं होता, वो स्ट्रैप में से निकाल लेना या केवल स्ट्रैप छोड़ देना, इस तरीके की बात। अलग तरीके से कपड़े पहनना। बौद्धिक आवश्यकता के लिए DSM-5 के मानदंड होते हैं। तर्कसंगतता, समस्या समाधान, योजना बनाना, अमूर्त चिंतन, निर्णय, शैक्षणिक अधिगम, अनुभव से सीखने जैसे बौद्धिक प्रकारों का अभाव और इनकी व्यक्तिगत नैतिक मूल्यांकन मानवकृत बुद्धि दोनों द्वारा पुष्टि की जाती है। अनुकूली कामकाज का अभाव, जो कि व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए विकासात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक मानकों को पूरा करने में विफलता है। निरंतर समर्थ के बिना अनुकूली अभाव घर, स्कूल, काम और समुदाय जैसी विभिन्न कार्य परिवेशों में संप्रेषण, सामाजिक भागीदारी और स्वतंत्र जीवन जैसी दैनिक जीवन में एक या एक अधिक गतिविधियों को कामकाज में को सीमित करते हैं। बौद्धिक आवश्यकता में नैदानिक स्वरूप, हल्की माइल्ड बौद्धिक आवश्यकता, जिसमें बहुत हल्की सी होती है, जो 70 के आसपास का हो या 60 हो, जो कि लड़ते फिरते हर बार क्लास में पास हो रहा हो। मध्यम बौद्धिक आवश्यकता, वह थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में सक्षम होता है और मौखिक रूप से संप्रेषण में सक्षम होता है। और गंभीर होती है, जिसमें कुछ भी नहीं आता, टोटल टाटा बाय बाय होती है, वो गंभीर होती है। सॉरी, गंभीर थोड़ी हल्की फुल्की गंभीर वाली होती होगी। फिर गहन होती है, मतलब टोटल शून्य बट नील बटा सन्नाटा। फिर बौद्धिक आवश्यकता है कारणात्मक कारक। सबसे पहला होता है मस्तिष्क। बौद्धिक से 2 समृद्धि का पहला जैविक आधार तथा किसी के मस्तिष्क विकृति और जैविक दुर्बलता के कारण बौद्धिक आवश्यकता। इन मामलों में कामकाज का स्तर लगभग सदैव कम से कम मध्यम होता है। अंतर्दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित गहन बौद्धिक आवश्यकता हालांकि इसमें कम पाई जाती है। दूसरे बौद्धिक आवश्यकता में लगभग 75% मामलों में बौद्धिक आवश्यकता या सांस्कृतिक पारिवारिक आधार पर भी जिसमें सामान्यतः हल्की बौद्धिक आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यकता को सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का परिणाम माना जाता है। बौद्धिक आवश्यकता का कारण बनने के लिए बाल शोषण,
उपेक्षा और सामाजिक सामाजिक अभाव जैसे पर्यावरणीय कारक जैविक प्रयासों से संयोजन करते हैं। इसमें आनुवंशिक कारक हो गए, जैसे कि पहले बताया गया कि पहली पीढ़ी के लोग का स्क्रू ढीला होता गया और ढीला होता गया और ढीला होता गया और फिर टोटली गिर गया और ढीला हो गया। संक्रमण विषाक्त तत्व और विकिरण जैसे कि HIV, जर्मन खसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आना और दारू और गांजा पी लेना, माँ का प्रेगनेंसी टाइम है ना, और किसी भी चीज़ का विकिरण लग जाना, जैसे कि हाथ मुंह अलग तरीके से हो जाना, चेहरा भारी हो जाना, सर जो फोरहेड होता है वो बहुत चौड़ा होना, आंखें भारी रहना हमेशा, अभिघात शारीरिक चोट को भी चोट लग गई हो सर वर पे बचपन में, जिससे कि वो पाव हो गया हो, जैसे पाफ मुंह में था, कुपोषण, खाने पीना ना मिला हो जिससे उसका दिमाग टू 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 करके बैठ गया हो, बौद्धिक आवश्यकता का प्रबंधन, विशेष शिक्षा और पुनर्वास, बहुत सारी आजकल शिक्षा नीति बनाई जा रही है। इन लोग के विशेष स्कूल, विशेष प्रोग्राम्स होते हैं और विशेष तरीके की सिखाने के तरीके भी होते हैं, ठीक है। और वही होता है विशिष्ट अधिगम विकार, जिनमें कुछ अलग तरीके से यदि व्यक्ति छात्र नहीं है तो उन्हें बच्चे पहले मौखिक भाषा सीखता है, फिर उसे भाषा को पढ़ना और लिखना सीखता है। लिखित भाषा एक कोड है जिसमें मौखिक भाषा के लिए अर्थ निहित होता है, जबकि पढ़ना मुद्रित भाषा से अर्थ निहित करना बोधात्मक बनाने की क्षमता है। किसी भी बच्चे की शैक्षणिक सफलता काफ़ी हद तक पढ़ने लिखने, वर्तनी और अर्थ ग्रहण पर निर्भर करती है। अधिकांश बच्चे हालांकि मुद्रण की भाषा को पहचानने और डिकोड करने में सक्षम होते हैं और मौखिक रूप से उस उपयोग की जाने वाली भाषा के लिए मुद्रित भाषा का उपयोग करते हैं, परंतु विशिष्ट अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों में पढ़ने लिखने, अभिव्यक्ति और गणित के उल्लेखनीय अभाव होता है। मतलब अगर हम उसको अ लिखाएंगे ना और बोलेंगे ये अ है, तो वो क को भी अ समझ सकता है। मतलब हम लोग जब सीखते हैं तो हम लोग पहले भाषा सीख जाते हैं, मम्मी पापा, अब मम्मी बोल दी है, लेकिन म कैसे बनता है 3 वर्ष के बच्चों को कैसे पता। तो हम लोग जब म बनाते हैं तो हम लोग उस एक सिंबल जो एक लाइन ऐसे खींचे, फिर इधर क्रॉस, इधर उठाए 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री ऐसे लाइन लेके गए और फिर 90 डिग्री की एक लाइन ऊपर लेके तरफ गए और फिर वही लाइन को ला के जिस जगह वो काटा था, कोण बना था, उसको हम नीचे 180 डिग्री की बना दी उस लाइन को, और ऊपर से एक 180 डिग्री की एक लाइन उसके ऊपर से लेकर बोले कि बेटा ये माँ होता है और इसी से तुम माँ मी बोल पाते हो, तब वो इस चीज़ों को समझता है। लेकिन जो विशिष्ट अधिगम वाले बच्चे हैं उनको 4 3 लगता है, 3 2 लगता है, वो प्लेनेट को भिड़ा देते हैं। जैसे तारे जमीन में देखे थे ना, 3 + 2 करना था, तो नहीं 3 × 2 करना था, कुछ ऐसे करना था, 6 × 3, तो 6 प्लैनेट को अपने माइंड में उठाया और 3 वाले प्लैनेट से जाकर भिड़ा दिया और जो प्लैनेट बचा वो आंसर लिख दिया। वो वैसे ही होते हैं विशिष्ट अधिगम विकार। स्कूल निष्पाद में या यदि व्यक्ति छात्र नहीं है, दैनिक जीवन में गतिविधियों को सुस्पष्ट अक्षमता को संदर्भित करता है जो शालीनता या अवधान के अभाव और अति सक्रियता जैसी बौद्धिक आवश्यकता या किसी अन्य विकासात्मक विकार के कारण नहीं है। इसके अलावा DSM-5 अधिगम विकारों को मुख्यतः दृश्य, श्रवण और मोटर आवश्यकता, सामयिकी गड़बड़ी, पर्यावरण, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक मुश्किलों के परिणाम स्वरूप होने वाली अधिगम समस्याओं से अलग करता है। DSM-5 पिछले DSM-4 के पढ़ने लिखने, अंक गणित और अधिगम विकारों में निम्न उपलब्धि के निदानों, जिन्हें अन्यथा विशिष्ट शिक्षण विकार के एकल निदान में निर्दिष्ट नहीं किया हो, को विशिष्ट अधिगम विकार का एकल निदान में जोड़ता है। पढ़ने लिखने और या गणित में अधिगम विकारों को पहचानकर्ता के रूप में नामित किया गया है। कहाँ गया? लगभग 5-10% हो सकता है। एक अध्ययन में अनुमान लगाया कि लगभग 5-10% बच्चों में विशिष्ट अधिगम विकार हो सकता है। 3 में से 1 के रूप में डिलेक्सिया सर्वाधिक प्रचलित जबकि डिस्कैलकुलिया सबसे कम प्रचलित है। गौरतलब है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में विशिष्ट अधिगम विकार का निदान
अधिक संख्या में किया जाता है लड़कियों, मतलब हालांकि हाल के शोध से पता चला कि लड़के और लड़कियों की इस स्थिति के से समान रूप से प्रभावित हो सकते हैं। चलो अच्छा है, आखिरी लाइन सुन के अच्छा लगा। भाई सोचे लड़के ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, लड़कियाँ कम, कि लड़की का पेट ज़्यादा ढीला होता है, ऐसा सब हम नहीं, लड़कियाँ कहती है। हमने वीडियोस में देखा है। तो विशिष्ट अधिगम विकार में नैदानिक सर्व डिलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की ध्वनि के प्रति जागरूकता कम हो जाती है, अर्थात उन्हें जो जानने में कठिनाई होती है कि अक्षरों को कैसे ध्वनित किया गया जाए, है ना, कि वो जो म वाली जो स्थिति है उसको म ही क्यों बोला जाए। बच्चा स्वनिम्न स्वनिम्न फोनिम ध्वनि इकाइयों सृजित करने के लिए संयोजित की जाने वाली प्रारंभिक तथा अर्थहीन ध्वनियाँ जागरूकता प्राप्त कर सकता है, परंतु शब्द डिकोडिंग क्षमता की कभी कमी हो सकती है। वह पृष्ठ पर शब्दों को पढ़ने में सक्षम नहीं होते। बच्चों में प्रवाह की कमी होती है और पढ़ने का प्रयास करते समय वह अटक सकता है। पढ़ने की गति धीमी होती है। वह पढ़ने अक्षर के आधार पर शब्दों का अनुमान लगा सकते हैं और पूरा अभ्यास उसे बेहद थकाऊ लग सकता है और वह पढ़ने से बिल्कुल बचना शुरू कर सकता है। बहुत सारी तरीके की विकारें होते हैं जिसको आप पढ़ लेना। विशिष्ट शिक्षण नदी विकारों से सामान्य संकेत डिलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब यार हम लोग पढ़े हुए ना, है ना, पढ़े हुए ना हम लोग। ये डिस्कैल्कुलिया, ये सब जोड़ घटाना मैथमेटिक्स होता है। DSM-5 में विशिष्ट मानदंड क्या दिया है। गलत शब्द को गलत या धीरे से प्रयास पढ़ना जो पढ़ा जाता है और हाँ ये सब होता है बच्चों में। हम भी ये सब किए हुए, जो चीज़ हमें नहीं आती थी मुझसे धीरे से पढ़ के आगे बढ़ जाते थे। ये सब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई बीमारी थी। विशिष्ट अधिगम विकार के कारणात्मक कारक और उपचार बचपन में, अभी नहीं। कारणात्मक और उपचार बहुत सारे कारक हो सकते हैं। खाना पीना, अन्य नीड़ों संबंधी कुपोषण और समझने में प्रॉब्लम, कोई चोट वोट, जोर से पढ़ना, रचनात्मक डर वर, बहुत सारी बात हो सकती है। लेकिन आजकल ऐसी वीडियोस के थ्रू भी पढ़ाया जाता है जिससे कि आप पढ़ सकते हो इजीली। यूट्यूब पे आजकल बच्चों की एजुकेशन बहुत इजी हो गई है, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। और वीडियो को यही यूनिट 7 पे एंड करना है। और खंड 3 मानसिक विकार 1। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई हो या डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक को मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना। मैं फटाक से उसका आंसर जल्द से जल्द देने की ट्राई करता हूँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ। सो टाटा बाय बाय। और जाते जाते क्या करना है, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब।